अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर जो 8 है हमारा वो बेसिकली ट्रेड पॉलिसी पर है और ये पूरा जो है वो टैरिफ पे डिपेंड करता है। टैरिफ टैक्स को कहते हैं जो कि इम्पोर्टेड कमोडिटी पे लगाया जाता है। अगर किसी कंट्री में जो है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है, ऑब्वियसली हर कंट्री में जो है वो कुछ ना कुछ इम्पोर्ट किया जा रहा होता है। कंज्यूमर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ इम्पोर्ट कर रहे होते हैं या बिजनेसमैन इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर उन इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा दे, यानी अगर ये इम्पोर्ट किया जाएगा तो पर यूनिट या जो पूरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाइज जो है वो टैक्स लगा दे कि अगर आप ये जो है वो ट्रेड इम्पोर्ट करेंगे तो इस पर इतना टैक्स लगेगा। अब बेसिकली टैक्स लगने से क्या होता है, ऑब्वियसली कि जब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा देती है तो ये टैक्स उन पे लगता है जो कि इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कंज्यूमर्स इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो टैक्स लगने से क्या हुआ कि अब वो चीज़ जो पहले उन्हें जितने की मिल रही थी अब उन्हें उससे ज़्यादा की मिल रही है, क्योंकि जब वो चीज़ वो इम्पोर्टिंग कमोडिटी जब वो कंट्री में आई तो कंट्री में आके उस पर क्या हुआ, टैक्स लग गया। जब उस पर टैक्स लग गया तो उसकी कीमत जो है वो पहले से ज़्यादा हो गई। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम इस पे बात करें कि टैरिफ जो है ये लगता क्यों है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट चाहती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, यानी फॉर एग्जांपल कि हमारी कंट्री में जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी इम्पोर्टेड कमोडिटी की जो है वो इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क में भी लगी हुई है। कम इंडस्ट्रीज़ है लेकिन लगी हुई है, तो उन इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज़ को जो है वो नरिश करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो टैरिफ लग सकता है, गवर्नमेंट टैरिफ लगा सकती है। तो टैरिफ लगाने से क्या होगा कि टैरिफ लगाने से इम्पोर्टिंग कमोडिटी जो कि लोगों को चीप पड़ रही है, चीप क्यों पड़ रही है कि ऑब्वियसली जो कमोडिटी जो है वो मुल्क में स्केयर्स है यानी लिमिटेड है, वो चीज़ प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन चूंकि वो लिमिटेड है इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा होगी। लेकिन लोग जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं जिनके पास वो कमोडिटी अबंडेंसी में है, तो ऑब्वियसली उनको वो चीज़ चीप पड़ रही होगी तो वो इंपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन टैरिफ लगने से क्या होता है, वो चीप कमोडिटी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ आना शुरू कर देते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो की तरफ जब वो आते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो या तो ये मकसद है कि गवर्नमेंट का ये मकसद होता है कभी कभी कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ज़रिए ही वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है लेबर की या दूसरे रिसोर्सेज की। ऑब्वियसली जब वो चीज़ मुल्क में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर और बहुत से दूसरे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। थर्ड क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है कि डिक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कोई ऐसे ही प्रोडक्ट है जो कि इंपोर्ट की जा रही है लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो उसकी कंजम्पशन में जो है वो नुकसान दिख रहे हैं, यानी उसे लग रहा है कि ये इसकी कंजम्पशन को कम होना चाहिए, जितनी ये कंज्यूम हो रही है उससे कम होना चाहिए, डीमेरिट गुड्स जो हम जिसे कहते हैं। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट टैरिफ लगा देती ताकि उस चीज़ को एक्सपेंसिव कर दे और लोग जो है उसे कम जो है वो बाय करें। फोर्थ रीज़न क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट को जो है वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना हो। अब रेवेन्यू कैसे टैरिफ के ज़रिए बढ़ाएगी, जाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो बाहर से मंगवाई जा रही है वो चीज़ अगर 10 रुपये की एक यूनिट पड़ रहा है और उस पर जो वो पर यूनिट 2 रुपये टैक्स लगा दिया, तो अब वो चीज़ कंज्यूमर को कितनी पड़ रही है, 12 रुपये, यानी कंज्यूमर पे कर रहे हैं 12 रुपये। लेकिन जो सप्लायर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो बाहर फॉरेन सप्लायर हैं, उनको तो वो पैसे जो है वो 10 रुपये मिल रहे हैं। जो बीच के जो 2 रुपये हैं, 12 और 2 का जो 10 का फ़र्क है, वो 2 रुपये किसके पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो या तो इसलिए भी टैरिफ लगाया जाता है कि अगर गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना चाहती है। एक और रीज़न क्या हो सकता है, ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल बीइंग इन द कंट्री। ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का क्या मतलब है कि एक सेक्टर से उठा के अगर दूसरे किसी सेक्टर को जो है वो फ़ायदा पहुंचाना हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना हो इनकम की। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर्स के बजाय जो है वो प्रोड्यूसर को ज़्यादा फेवर करना चाह रही है, वो चाह रही है कि कंज्यूमर की कुछ इनकम को जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास आनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना चाहिए, तो वो क्या करेगी,
टैक्स लगने से क्या होगा ऑब्वियसली कि लोग जो हैं वो इनके लिए इम्पोर्ट महंगी हो जाएगी, वो डोमेस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा आएंगे और उनकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो होंगे उनके पास इनकम जो है वो ज़्यादा आएगी। तो क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स को जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ आने की वजह से कंज्यूमर से पैसे निकल के प्रोड्यूसर्स के पास आ रहे हैं। तो ये वजह भी हो सकती है। तो बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं टैरिफ के लगने के, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें जो है वो दो केसेस हैं। पहला केस जो है वो स्मॉल कंट्री का है कि अगर स्मॉल कंट्री हो उस पर टैरिफ लगे तो उसकी क्या जो है वो इफेक्ट निकल के आते हैं, और अगर लार्ज कंट्री पे लगे तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। स्मॉल और लार्ज कंट्री की पहले भी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं बता चुकी हूँ कि स्मॉल कंट्री का मतलब ये कि ऐसी कंट्री जिसकी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का इफेक्ट जो है वो वर्ल्ड प्राइसेस पे या इंटरनेशनल प्राइसेस पे नहीं पड़ता। यानी अगर यहाँ पे हम टैरिफ की बात कर रहे हैं और टैरिफ का ताल्लुक चूँकि इम्पोर्ट से है, इम्पोर्टिंग कमोडिटी से है, तो ऐसी कंट्री स्मॉल कंट्री कहलाएगी जो अगर अपनी इंपोर्ट को बढ़ा दे या कम कर दे, उसकी इंपोर्ट डिमांड बढ़ाने या कम करने से इंटरनेशनल प्राइसेस पे कोई भी फर्क ना पड़े, क्योंकि उसका शेयर जो है वो इंपोर्ट का बहुत ही थोड़ा सा हो। तो ऐसी कमोडिटी जो है वो अपनी इंपोर्ट बढ़ा दे या कम कर दे, उसकी जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंट्री जो है वो स्मॉल कंट्री कहलाएगी। अच्छा, अब हम स्मॉल कंट्री का जब केस देखेंगे तो स्मॉल कंट्री के केस में सबसे पहले जो है वो हम इफ़ेक्ट देखते हैं टैरिफ का ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, कि टैरिफ लगने से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा। Domestic producers that compete against imports benefits from a tariff। Obviously कि मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि अगर इम्पोर्टिंग कमोडिटी पे टैरिफ लगेगा तो ऐसे प्रोड्यूसर जो कि वो इम्पोर्ट कंपीटिंग कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री में, यानी फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन पे गवर्नमेंट ने उसकी इम्पोर्ट पे टैक्स लगा दिया। अब जो प्रोड्यूसर्स कंट्री में मोबाइल फ़ोन अपनी डोमेस्टिक कंट्री में वो मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उनको क्या होगा, फ़ायदा होगा। अच्छा, अब उनको फ़ायदा कैसे होगा, इफ़ गवर्नमेंट इम्पोजेस टैरिफ ऑन इम्पोर्ट द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट विल राइज। क्या होगी, पहला इफेक्ट क्या आएगा कि जो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि फॉरेन सप्लायर्स को तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने उन्हें पहले मिल रहे थे, उनकी प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्मॉल कंट्री है, ये अपनी अगर डिमांड को कम या ज़्यादा भी कर दे तो इंटरनेशनल प्राइसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनको तो उतने ही मिल रहे हैं। अगर उनको एक मोबाइल पहले जितने का पड़ रहा था, जितने प्राइस उन्हें उसके मिल रहे थे, अभी भी उन्हें उतने ही मिल रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को ज़्यादा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब उस इम्पोर्ट पे टैक्स लग गया है। तो क्या हुआ कि अब वो डोमेस्टिक प्राइस उस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की जो है वो ज़्यादा हो गई। पहले एक मोबाइल फ़ोन जितने का पड़ रहा था अब उससे ज़्यादा का पड़ रहा है, क्योंकि उस पर टैक्स लग गया है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कैन देन एक्सपेंड देयर ओन प्रोडक्शन एंड सेल्स, रेज द प्राइस, दे चेंज, दे चार्ज और बोथ। अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एक काम तो ये कर सकते हैं कि वो अपनी ओन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें और सेल को इंक्रीज कर दें। कैसे? क्योंकि इंपोर्ट महंगी हो गई है, तो अब जो है वो अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब उनसे लोग जो है वो ख़रीदने को प्रेफर करेंगे। सेकेंड, कि वो अपनी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं जो कि वो पहले चार्ज कर रहे थे। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि देखिए, अगर इम्पोर्ट जो कि बाहर से आ रही है और जो मुल्क में प्रोड्यूस हो रही है, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं या फिर बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब तकरीबन क्वालिटी वाइज जो है वो सेम है, यानी जो मोबाइल फ़ोन हम बाहर से कंज्यूमर से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो मुल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर दोनों की क्वालिटी तकरीबन सेम है, तकरीबन क्लोज सब्स्टिट्यूट है दोनों आपस में, तो अब क्या होगा कि चूँकि उस इम्पोर्टेड कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी अपने मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं कि भाई जब उस मोबाइल फ़ोन की प्राइस बढ़ गई तो हम भी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा कि वो प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। अब जब वो प्राइस बढ़ाएंगे उनका प्रॉफिट बढ़ता है, जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो अब वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो या तो वो ये करेंगे कि खाली अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दें,
प्रोडक्शन को इंक्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि इम्पोर्ट महंगी हो गई है तो अब लोग उनकी तरफ आएंगे। या वो क्या कर सकते हैं कि अपनी प्राइस इंक्रीज कर दें जो कि वो पहले चार्ज कर रहे थे, या वो ये दोनों काम कर सकते हैं, यानी प्राइस भी इंक्रीज कर दें साथ साथ प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दें। तो इससे क्या हो रहा है होगा कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा है कि पहले जो उनको प्राइस मिल रही थी अब उससे उनको ज़्यादा प्राइसेस मिलेंगी और उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा हो रही है, यानी उनको डबल फ़ायदा हो रहा है। एक तो वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके उन्हें फ़ायदा हो रहा है, दूसरा अब जो प्रोड्यूसर्स पहले जो कमोडिटी जितनी की जो है वो बेच रहे थे वो पहले भी उनको फ़ायदा हो रहा था। यानी मैं इसकी एग्जांपल ऐसे बताऊं कि ये ग्राफ बना हुआ है हमारे पास जो कि बुक का ग्राफ है, ये स्मॉल कंट्री का केस लिया गया है इसलिए इसकी जो वर्ल्ड प्राइस है ये हॉरिजॉन्टल है, यानी वर्ल्ड प्राइस जो है वो इसकी हॉरिजॉन्टल दिखा रहे, परफेक्टली जो है इलास्टिक है। इसकी सप्लाई इम्पोर्ट डिमांड को बढ़ाने या कम करने से जो है वर्ल्ड प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक स्मॉल कंट्री है। बाइक की जो है वो ये मार्केट दिखाई गई है, ठीक है, ये डोमेस्टिक सप्लाई कर्व है और ये डोमेस्टिक डिमांड कर्व है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि वट एवर द इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे 300 वर्ल्ड प्राइस है, यानी 300 वर्ल्ड प्राइस का मतलब है 300 पर यूनिट ले लें आप, पर बाइक जो है वो 300 की मिल रही है इम्पोर्ट अगर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब और डोमेस्टिक भी 300 रुपये की कुछ लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब 300 की प्राइस पे चूँकि आप ये देख रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर की तरफ शो क्या कर रही है कि क्योंकि डोमेस्टिक जो है ये कमोडिटी लिमिटेड है, इसलिए डोमेस्टिक अगर हम यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो डोमेस्टिक प्राइस बहुत ज़्यादा होंगी, इसीलिए जो है ये कमोडिटी इंपोर्ट की जा रही है क्योंकि ये लिमिटेड कमोडिटी है। अब ये कमोडिटी इंपोर्ट हो रही है तो यहाँ पे देखिए ये वर्ल्ड प्राइस है, ठीक है ना। अब अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो प्रोड्यूसर सरप्लस हम कैसे फाइंड किया करते थे कि पहले हम ये देखते थे, ये 210 आपको क्या बता रहा है, 210 वो प्राइस है जिस पे कोई एक प्रोड्यूसर राजी होगा कि वो इस प्राइस पे जो है वो अपनी बाइक बेच दे, यानी कोई ऐसा प्रोड्यूसर होगा जिसको कॉस्ट जो है वो 210 आ रही होगी, तो अगर कोई बंदा जो है वो 210 पे प्राइस लेना चाहता है, बाइक लेना चाहता है, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो देने पे राजी होगा। इसके बाद ये इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें तो अगर 210 पे वो देने को राजी है और कोई कंज्यूमर 300 पे लेने को राजी हो जाए तो उसको कितना कंज्यूमर सरप्लस हुआ है, 300 माइनस 210 यानी 90 रुपीज़ का। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई प्रोड्यूसर जो है वो 220 पे देने पे राजी है, अगर मैं इससे थोड़ा ऊपर आऊँ 220 पे देने पे राजी है लेकिन कंज्यूमर जो है वो 300 देने पे राजी है, तो उसको कितना फ़ायदा होगा, 80 का। तो ये इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते जो है ये जो है प्रोड्यूसर सरप्लस का ये कहलाता है, यानी ग्राफिकली सप्लाई कर्व से ऊपर और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे, यानी अब यह तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है लेकिन इस प्राइस पे ही डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बेचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे इंपोर्ट हो रही है, तो अगर वो इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो कोई भी उनसे परचेज नहीं करेगा, सबके सब इंपोर्ट करने लग जाएंगे। इसलिए ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें इम्पोर्टेड प्राइस पर ही जो है वो डोमेस्टिक मोटर बाइक्स भी बेचनी पड़ रही हैं ताकि लोग उनसे भी परचेज करें, ठीक है। अच्छा, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है, ठीक है। अगर इंपोर्ट नहीं होती ज़रा सी भी तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस होती है इतनी हाई और ये पूरा जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, लेकिन अब चूंकि इंपोर्ट की वजह से कुछ सरप्लस जो है वो बाहर जा रहा है तो इसलिए प्रोड्यूसर सरप्लस डोमेस्टिक अभी इतना सा है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि अगर टैरिफ लगने की वजह से जो है टैरिफ लगने की वजह से अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गई, यानी पहले 300 प्राइस थी अब क्या गई 30% जो है वो टैरिफ लग गया पर बाइक पे, ठीक है। 30 टैरिफ पर बाइक लग गया, यानी 10% टैरिफ था, तो 300 का 10% 330 पर बाइक टैरिफ लग गया। अब ये जो इम्पोर्ट पे लगा है टैरिफ, इम्पोर्टेड बाइक की जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेड बाइक जो है वो डोमेस्टिक बाइक्स की जो है वो सब्स्टिट्यूट थी, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट थी। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी मोटर बाइक्स की भी जो है वो प्राइसेस इंक्रीज कर दी, 330 कर दी। अच्छा, अब प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा होगा, जो प्रोड्यूसर्स पहले 300 पे दे रहे थे बाइक उन्हें ऑलरेडी ये फ़ायदा हो रहा था प्रोड्यूसर सरप्लस का।
अब उन्हें क्या हुआ कि अब उन्हें वो बाइक जो कि वो 300 में पे कर रहे थे, 0.6 जो कि ये मिलियन क्वांटिटी है, तो ये 6 लाख है। 6 लाख बाइक जो है वो 300 में पे कर जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। उन्हें पहले भी इस पे फ़ायदा हो रहा था प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि वो कम पे देने पे राज़ी थे, लेकिन कंज्यूमर 300 पे लेने पे राज़ी थे। तो अब उन्हें पहले से ये फ़ायदा हो रहा था। अब उन्हें वो बाइक जो है वो 330 की जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए। तो पहले से उन्हें फ़ायदा हो रहा था, अब उनका फ़ायदा जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है कि कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स थे ऑब्वियसली जो कि जिनकी कॉस्ट जो है वो 300 से ज़्यादा आ रही थी, जिनको मोटर बाइक्स प्रोड्यूस करने में कॉस्ट 300 से ज़्यादा आ रही थी, और जिनको 300 से ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी वो मार्केट्स में आ ही नहीं पा रहे थे। क्यों मार्केट में नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि इम्पोर्टेड बाइक की प्राइस 300 थी। तो जो प्रोड्यूसर्स 300 तक की बाइक प्रोड्यूस कर सकते थे वो तो बेच रहे थे मार्केट में, लेकिन जो 300 से ज़्यादा की बेचना चाह रहे थे क्योंकि उनको कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, वो मार्केट में आ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इम्पोर्टेड बाइक जो है वो 300 की थी। तो अगर वो 300 से ज़्यादा की बेचते हैं तो कोई भी उनसे लेता नहीं। तो अच्छा, अब तो जो प्रोड्यूसर्स 300 एंड 330 के बीच में जिनको कॉस्ट आ रही थी, अब वो मार्केट में आ गए। क्यों? क्योंकि अब प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। अब उन्हें पर बाइक कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 330। तो अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जिसको पहले कॉस्ट पड़ रही थी 310 और वो मार्केट में नहीं आ रहा था, तो अब वो इंटर हो गया मार्केट में, क्योंकि अब उसे प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में आने से। ठीक है। अच्छा, तो प्रोड्यूसर्स को जो है वो दोनों तरह से फ़ायदा हो रहा है। तो उनको कौन सा एरिया मिल रहा है प्रोड्यूसर्स को? पहले प्रोड्यूसर्स का एरिया सिर्फ ये था, अब प्रोड्यूसर्स का जो है वो इंक्रीज होके एरिया, ये पूरा एरिया प्रोड्यूसर्स के एरिया में शामिल हो गया। ये एडिशन हो गया प्रोड्यूसर्स के एरिया में, ये एरिया ए का एडिशन हो गया। ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है। यानी बिफोर टैरिफ प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया कौन सा था हमारा? ये ABC एरिया था। और आफ्टर प्रोड्यूसर सरप्लस आपका जो है ये पूरा एरिया जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा प्रोड्यूसर्स का हो गया। अच्छा, अब हम अगर कंज्यूमर सरप्लस देखें तो कंज्यूमर सरप्लस पहले हमारे पास क्या आ रहा था? कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन हमारे पास यही है कि अगर हम इसको वर्बली देखें तो जो कंज्यूमर, पहला कंज्यूमर जिस प्राइस पे लेने के लिए मैक्सिमम प्राइस देने के लिए तैयार है, यानी कोई ऐसा कंज्यूमर है जो 540 पे जो है वो बाइक लेने को तैयार है, लेकिन जब वो मार्केट में आता है तो उसे 300 की प्राइस मिल रही है। तो डिफरेंस क्या है? 540 माइनस 300, वो उसका क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस हो गया। इसी तरह दूसरा कंज्यूमर जो है वो इससे कम पे लेने को तैयार है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो उसे बहुत कम की बाइक मिल रही है, तो वो उसका कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो ये ओवरऑल जब इसको सम करते हैं तो ये हमारे पास पूरा कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। यानी कंज्यूमर सरप्लस ग्राफिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिमांड कर्व से नीचे, अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। डिमांड कर्व के नीचे का एरिया और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का एरिया जो है वो आपका कहलाता है प्रोड्यूसर सरप्लस, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस। तो ये पूरा एरिया आपका कंज्यूमर सरप्लस का था, FEC, बिफोर टैरिफ, टैरिफ लगने से पहले। टैरिफ लगने के बाद क्या हुआ कि कंज्यूमर्स को क्या नुकसान हो रहा है? एक नुकसान तो ये हो रहा है कि अब जो है वो उनको मजबूरन जो है वो महंगी चीज़ खरीदनी पड़ रही है। यानी पहले वो जितने की खरीद रहे थे अब इन्हें उससे ज़्यादा की खरीदनी पड़ रही है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। यानी डोमेस्टिकली प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं। और कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं, कुछ कंज्यूमर्स क्या करेंगे ऐसे वक्त में? वो अपनी कंजम्पशन जो है वो कम कर देंगे। यानी पहले वो कंज्यूम कर रहे थे इतनी, अब वो कम करके कितनी कर देंगे? इतनी। और ये इन्होंने कम क्यों किया? क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स ने क्या किया? पहले वो प्रोड्यूस कर रहे थे 6 लाख, अब उन्होंने इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्शन कर दी 8 लाख, यानी 2 लाख उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी मोटर बाइक्स की डोमेस्टिक। क्यों? क्योंकि प्राइसेस अब इंक्रीज हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो वो ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी सेल बढ़ा दी है। तो प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा है। प्रोड्यूसर्स के पास जो है वो कौन सा एरिया आ रहा है? ए एरिया जो है उनके पास ऐड हो रहा है, और
कंज्यूमर्स को क्या नुकसान हो रहा है? कंज्यूमर्स का मैंने बताया था पहले, ये एरिया पूरा कंज्यूमर्स का था। अब उनके पास कौन कौन कितना एरिया उनके पास चला गया, अब वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं? अब वो सिर्फ 1.4 कर रहे हैं, यानी डिमांड कर्व से नीचे का एरिया और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का एरिया। अब ये प्राइस हो गया, इससे ऊपर का एरिया कंज्यूमर सरप्लस का है, यानी अब ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस का है। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है, जिसको मैंने जो है वो अल्फाबेट से लिखा है ABCD, बस ये ABCD है। तो ये जो एरिया है, ये ABCD का किसको नुकसान हो रहा है? कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये पूरा एरिया पहले कंज्यूमर सरप्लस में दाखिल था और अब जो है वो कंज्यूमर सरप्लस से जो है ये कंज्यूमर सरप्लस अब ये ख़त्म हो गया है, लूज़ कर दिया कंज्यूमर्स ने। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। तो कुछ क्या हुआ है कि कुछ कंज्यूमर्स जो है वो क्राउडेड आउट हो गए हैं मार्केट से, यानी अब उन्होंने सोचा है कि अब पहले वो 300 पे बाइक लेने को तैयार थे, अब वो समझ रहे हैं कि अब 330 की बाइक की वर्थ नहीं है, इतनी बाइक की वो वर्थ नहीं समझते कि वो उन्हें 330 देने पे राजी हो। तो इसलिए अब वो मार्केट से जो है वो चले गए हैं, उन्होंने जो है वो मोटर बाइक्स नहीं खरीदी है। तो ये जो पूरा एरिया है कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हुआ है ABCD, और इन ABCD में से प्रोड्यूसर सरप्लस को क्या गेन हुआ है? सिर्फ एरिया A। बाकी एरिया के बारे में मैं डिफाइन करूंगी कि बाकी एरिया किसके पास है। अच्छा, द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड बाइक्स राइजेस टू 330 आफ्टर टैरिफ का मैं इफेक्ट बता रही हूँ, इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर। If domestic and imported bikes are perfect or very close substitute, then domestic producer raise their price to 330। वही वाली बात कि अगर close substitute है तो domestic producers भी अपनी price जो है वो increase कर देंगे। Due to this, domestic firms respond by raising their output and sales by 200 lakh units from S0 to S1। क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई है तो ऑब्वियसली अब वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी सेल को 2 लाख यूनिट से इंक्रीज कर दिया। नाउ आफ्टर टैरिफ प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीजेस, अब एरिया ए भी जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो गया विद एरिया जी। अच्छा, अब कंज्यूमर इफेक्ट क्या पड़ा है? बायर्स ऑफ अ गुड इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड विल बी हर्ट बाय टैरिफ। जो कि इम्पोर्ट किया करते थे अब्रॉड से वो हर्ट हुए हैं इन प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से, टैरिफ लगने की वजह से। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड अप पेइंग अ हायर प्राइस। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उन्हें भी अब ज़्यादा प्राइस देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने भी जो है वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर दी है 330 तक, बाइंग लेस ऑफ द प्रोडक्ट और बोथ। तो अब उन्हें वो क्या कर रहे हैं, या तो वो कम खरीद रहे हैं या उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो एक्सपेंसिव वो चीज़ खरीदनी पड़ रही है। आफ्टर टैरिफ सम कंज्यूमर्स विल कंटिन्यू टू बाई बाइक्स वाइल सम विल नॉट। जो समझते हैं कि जो है वो बाइक 330 की भी वर्थ है उसकी, वो पे करेंगे, और लेकिन वो एक्सपेंसिव उन्हें जो है वो पे पड़ रही है। और कुछ कंज्यूमर जो कि नहीं समझते कि इतनी वर्थ है इसकी, वो जो है वो क्राउडेड आउट हो जाएंगे, मार्केट से चले जाएंगे। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स 0.2 मिलियन बाइक्स, यानी 2 लाख से ही जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है। 2 लाख से सेल बढ़ी और 2 लाख से डिमांड कम हुई है। क्यों? क्योंकि 1.6 पहले जो है वो डिमांड हो रही थी, अब 1.4 हो रही है। तो माइनस अगर आप करें तो 0.2 बन रहा है, यानी 2 लाख का जो है डिमांड वो कम हो गई है। 2 लाख यूनिट्स की डिमांड जो है वो कंज्यूमर्स ने कम कर दी है। द नेट लॉस टू कंज्यूमर इज द एरिया ABCD, ये मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, लॉस किसे हुआ है? कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ। कितनी एरिया का? ABCD, जिनमें से एक एरिया मैंने डिफाइन कर दिया कि एरिया A तो जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास चला गया। अब द टैरिफ इज गवर्नमेंट रेवेन्यू, एरिया सी इज द टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम कलेक्टिंग अ टैरिफ। अच्छा, अब गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है कि एरिया ए तो चला गया प्रोड्यूसर्स के पास, अब ये एरिया सी जो है ये बेसिकली ये क्या है कि अगर हम इसके दरमियान का एरिया देखें तो गवर्नमेंट को किस चीज़ पे फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा कि जो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं अभी भी टैरिफ लगने के बाद भी, वो पे करेंगे। कंज्यूमर्स कितना पे करेंगे? यानी ये आपकी पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी 0.6, पहले डोमेस्टिक सप्लाई थी पहले बिफोर टैरिफ, और 1.6 डिमांड थी। तो सप्लाई इतनी थी, डिमांड इतनी थी, तो बकिया जो गैप आ रहा था ये क्या हो रहा था? इम्पोर्ट हो रहा था।
मैंने शायद लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे पहले इम्पोर्ट कितना हो रहा था, 1 लाख यूनिट्स जो हैं वो इम्पोर्ट हो रहे थे, ठीक है। आफ्टर, सॉरी 1 लाख नहीं है, 1 मिलियन है, यानी 10 लाख इम्पोर्ट हो रहे थे। आफ्टर टैरिफ क्या हुआ कि आफ्टर टैरिफ सप्लाई बढ़ी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ी और डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कम हो गई, यानी अब जो है ये गैप कम होकर इम्पोर्ट का इतना रह गया। ऑब्वियसली इम्पोर्ट कम हुई, अब इम्पोर्ट कम हो गई है, लेकिन ये जो इम्पोर्ट हो रही है 1.4 माइनस 0.8, ये जो आपकी इम्पोर्ट हो रही है, ये लोग जो इम्पोर्ट कर रहे हैं ये पहले 300 पे कर रहे थे, अब 330 पे कर रहे हैं। अच्छा, ये तो देंगे 330 कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स के पास कितना जाएगा, सिर्फ 300, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो तो 300 ही जो है वो रिसीव कर रहे हैं। टैरिफ तो मुल्क के अंदर लगा है, इम्पोर्ट जब वो मुल्क के अंदर वो इम्पोर्टिंग कमोडिटी आ जाएगी तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को तो वो 300 मिल रहा है, कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं 330, तो जो बीच का डिफरेंस है 330 माइनस 330 जो पर यूनिट 30 जो फ़ायदा हो रहा है वो किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, यानी ये वाला हिस्सा, ये जो इम्पोर्ट हो रहा है आफ्टर टैरिफ जो कि इम्पोर्ट हो रहा है 1.4 माइनस 0.8, जितने यूनिट्स बन रहे हैं जो कि इम्पोर्ट हो रहे हैं, वो अब चूँकि 30 यूनिट्स का उन पे जो है 30 रुपीज़ का जो उन पे फ़ायदा हो रहा है वो ये एरिया बन रहा है, और इसका फ़ायदा किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जो है वो 30 पर यूनिट जो है वो इस पर जो है वो अर्न करेगी, तो ये तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। बाकी एरिया कौन से बच गए, ये एरिया बी और एरिया डी, यानी लूज कितना हुआ था, ए बी सी डी जो कंज्यूमर्स ने लूज किया था, और इनमें से एरिया ए जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास चला गया, एरिया सी गवर्नमेंट के पास चला गया, बाकी बचे एरिया बी और डी। ये एरिया बी और डी किसी के पास नहीं गए, ये एरिया बी बी और डी जो है ये नेट नेशनल लॉस कहलाते हैं टैरिफ का, यानी नेट नेशनल लॉस की ये ऐसा जब भी हम किसी भी पॉलिसी का जो है वो उसका एनालिसिस करते हैं, यानी ये देखते हैं कि ओवरऑल इसका फ़ायदा मुल्क को हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या देखते हैं, 1 मैट्रिक्स 1 वोट। 1 मैट्रिक्स 1 वोट का रूल क्या होता है कि अगर कोई भी दो लोग हैं, यानी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, तो अगर कंज्यूमर्स $1 का जो है वो लूज़ कर रहा है तो प्रोड्यूसर्स जो है वो $1 का गेन करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि जितना एक को लॉस हो रहा है उतना ही दूसरे को गेन हो रहा है, इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है वो फ़ायदा हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि जितना कंज्यूमर्स लूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब है ओवरऑल मुल्क को जो है वो इस पॉलिसी से कोई नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो $2 जो है उनको नुकसान हो रहा है, जबकि प्रोड्यूसर्स को सिर्फ $1 का गेन हो रहा है, यानी ये जो इसके बीच का $1 का जो फ़र्क है ये किसी के पास नहीं गया, तो ये क्या हुआ, ये लूज हो गया, मतलब बिल्कुल ज़ाया हो गया, वेस्ट हो गया, इसका किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर ऐसी पॉलिसी होगी कि जिसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा होगा, फ़ायदा जो है वो कम हो रहा होगा, तो इसका मतलब है वो पॉलिसी जो है वो ख़राब है, यानी उसके नुकसान ज़्यादा हैं फ़ायदा होने के बजाय। तो इस पॉलिसी, ये जो टैरिफ पॉलिसी है, इसमें भी हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि ओवरऑल इसका फ़ायदा है या नुकसान है मुल्क को लगाने पे। तो क्या हो रहा है कि ओवरऑल कंज्यूमर्स कितना लूज़ कर रहे हैं, ए बी सी डी एरिया। तो जो गेनिंग जो लोग हैं जो गेन कर रहे हैं इस पॉलिसी से, उनको भी अगर वो भी इतने ही एरिया गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है पॉलिसी का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर लूजिंग एरिया ज़्यादा है गेनिंग एरिया से, तो इसका मतलब है टैरिफ का उस पॉलिसी का जो है वो नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे के बजाय। तो एरिया ए बी सी डी कंज्यूमर ने लूज़ किया, जबकि सिर्फ एरियाज ए और सी जो है वो गेन हो रहा है विद प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, जबकि बी और डी जो है वो नेट नेशनल लॉस है, यानी जिसका फ़ायदा किसी को भी नहीं जा रहा, ये नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, जो कि कंज्यूमर ने लूज़ किए लेकिन वो गेन किसी ने नहीं किया। तो टैरिफ ब्रिंग्स अ क्लियर नेट लॉस टू द इम्पोर्टिंग कंट्री एंड टू द वर्ल्ड एज अ होल। The dollar value of what the consumer lose, area A, B, C, D,
exceeds even the sum of the producer gain and the government help, यानी जो कंज्यूमर ने गेन लूज किया है वो प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के गेन को सम करने के बाद भी उसके इक्वल नहीं आ रहा, यानी लूजिंग एरिया ज़्यादा है गेनिंग एरिया से। तो द नेट नेशनल लॉस फ्रॉम द टैरिफ इज एरिया बी प्लस एरिया डी। तो एरिया बी प्लस डी जो है ये डेड वेट लॉस कहलाता है। डेड वेट लॉस ऐसा नुकसान जो कि किसी को नहीं, जिसका फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा, यानी ये डेड वेट लॉस है। तो ये ओवरऑल जो है वो नेशन को जो है, जो मुल्क इसको इस पॉलिसी को लगा रहा है उसको इन दो एरिया का जो है वो ओवरऑल नुकसान हो रहा है, यानी नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है। तो ये पॉलिसी जो है वो अच्छी नहीं है इस लिहाज से कि इसको पूरे एज अ वर्ल्ड भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक कंट्री को नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान जो है वो पूरी दुनिया का नुकसान जो है वो कंसिडर किया जाएगा, और जो है वो पूरा इस मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। तो इस तरह जो वो स्मॉल कंट्री के अगर हम केस देखें तो स्मॉल कंट्री को जो है वो नुकसान हो रहा होता है इस पॉलिसी से।